जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे 6 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर्स की। सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसमें 30 करोड़ लोग रजिस्टर कर चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग ये स्कीम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, केंद्र सरकार की ये स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी निगरानी प्राधिकरण कौन है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये निगरानी की जा रही है इस योजना की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कार्यान्वयन भागीदारी किसके पास है, इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स कौन है, तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, भारतीय जीवन बीमा निगम और कॉमन सर्विस सेंटर जो है कार्यान्वयन भागीदारी निभा रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। ये स्कीम शुरू कब की गई थी, तो इसको शुरू करने का जो वर्ष है, लॉन्च ईयर है, ये 2019 के अंतरिम बजट में अनाउंस किया गया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या करते हैं ये, असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ठीक है। वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है किसको, असंगठित श्रमिकों को, ठीक है। असंगठित श्रमिकों को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। अब ये टारगेट बेनिफिशियरीज या लक्षित लाभार्थी कौन है इस स्कीम के अंतर्गत, तो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी श्रमिक हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ GDP, वो क्या है, वो लक्षित लाभार्थी हैं, टारगेट बेनिफिशियरीज हैं। तो बस ये याद रखना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी वर्कर्स हैं उनको ये स्कीम टारगेट करती है, उनको लक्षित करती है लाभ के लिए। किस लाभ के लिए, तो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ स्कीम क्या है, तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले हम योजना का प्रकार देखते हैं। तो ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, ठीक है, याद रखना है क्या है ये, फिर पेंशन योजना है। अभी हमने देखा था ये वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, तो कैसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। और पेंशन कब मिलती है, तो नॉर्मली इंडिया में, भारत में 60 वर्ष की आयु के बाद, 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद जो है पेंशन का प्रावधान है, पेंशन के प्रोविजंस है। तो 60 वर्ष की आयु के बाद ही ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। अब कितनी सहायता देनी है, कैसे ये सहायता देनी है, ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्कीम का प्रकार क्या है, योजना का जो योजना का प्रकार क्या है या स्कीम का टाइप क्या है, तो ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री है मतलब स्वैच्छिक है, आपको कान पकड़ के नहीं बोला जाएगा कि इसमें आप कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। और अंशदायी है, मतलब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपकी जितनी समझ है, आपकी जितनी खर्चे हैं या जितनी आपकी आमदनी है उसके अनुसार आप अपनी समझ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वैच्छिक है सबसे पहले, तो वॉलेंट्री है, और दूसरी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। अब मिनिमम पेंशन अमाउंट या न्यूनतम पेंशन राशि कितनी दी जाएगी 60 वर्ष के बाद, तो 3000 रुपए की राशि दी जाएगी प्रति माह, ठीक है। 3000 रुपए की राशि प्रति माह दी जाएगी आफ्टर द एज ऑफ 60, 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 प्रति माह दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। फंड मैनेजर कौन है, तो फंड मैनेजर है LIC, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेंशन पेमेंट्स के लिए, ठीक है। भुगतान के लिए, जो पेंशन का भुगतान होगा उसके लिए LIC जिम्मेदार है। अभी हमने देखा था कि क्रियान्वयन भागीदारी किसके पास, तो ये LIC के पास है। क्यों, क्योंकि LIC जो है भुगतान के लिए जिम्मेदार है, पेंशन के लिए पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार है, पेंशन पेमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर या कार्यान्वयन भागीदारी जो है वो LIC के पास है। टोटल रजिस्ट्रेशंस कितने हो चुके हैं ई श्रम पोर्टल पर, तो कुल पंजीकरण इस स्कीम के लिए हो चुके हैं 31 दिसंबर तक 2024 तक लगभग 30 करोड़, ठीक है। 30.1 करोड़ जो है अधिक असंगठित श्रमिक जो है इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, पंजीकरण करवा चुके हैं, ठीक है। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल क्या है, तो ये पोर्टल है जो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को ऑपरेशनलाइज करता है, स्मूथ करता है, स्ट्रीमलाइन करता है सारे प्रोसेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुल पंजीकरण कितना हो चुका है, तो 30 करोड़ लोगों का, जो भी असंगठित श्रमिक हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनका पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत शीर्ष 5 राज्य जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्ड जारी किया है, टॉप 5 स्टेट जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड्स इशू किए हैं, जारी करने वाले जो स्टेट्स हैं 3 मार्च 2025 तक वो हैं। सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कार्ड का वितरण हुआ है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में हुआ है, लगभग 8
लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 6,94,000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। महाराष्ट्र में 6,21,000, गुजरात में 3,91,000 और छत्तीसगढ़ में 2,33,000 कार्ड वितरित कर दिए जा चुके हैं। कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। अब चर्चा करते हैं गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, सरकार द्वारा कितना समान योगदान होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भारतीय सरकार है, वो श्रमिकों के योगदान के बराबर योगदान देती है। ठीक है, अगर आप 55 रुपए हर माह जमा कर रहे हैं तो सरकार भी 55 रुपए जमा करेगी आपकी तरफ से। अगर आप 105 रुपए दे रहे हैं तो सरकार भी 105 रुपए देगी। तो जितना भी श्रमिकों का योगदान है, सरकार उतने ही बराबर योगदान देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैचेस वर्कर्स कंट्रीब्यूशन 1:1। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, सरकार का योगदान कितना है, तो समान योगदान रहेगा जितना श्रमिकों के योगदान होगा। जितना भी वर्कर का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मासिक योगदान या मंथली कंट्रीब्यूशन की बात करें बेस्ड ऑन एज, तो 18 वर्ष में अगर आप हैं तो आप 55 रुपए प्रति माह 55 रुपए प्रति माह या 55 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 55। अभी हमने देखा गवर्नमेंट मैचेस वर्कर्स कंट्रीब्यूशन, श्रमिकों के योगदान के बराबर समान योगदान देती है सरकार। ठीक, फिर लेकिन आप 40 साल के हो जाएंगे तो आपको 200 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। फिर आप सरकार कितना देगी आपकी तरफ से, सरकार भी आपके बराबर 200 का योगदान देगी। ठीक है, तो 18 वर्ष में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 55 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा, और 40 वर्ष में ज्वाइन करते हैं तो 200 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई मासिक योगदान आयु के अनुसार की। अब बात करते हैं पेंशन कैसे दी जाएगी, क्या सिस्टम है पेंशन देने का। तो पारिवारिक पेंशन में अगर क्या होता है कि पारिवारिक पेंशन की सुविधा है यहाँ पे, मतलब क्या है, अगर जो बेनिफिशियरी है, कोई भी लाभार्थी है, उसकी मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष के बाद, तो जो जीवन साथी है, जो स्पाउस है, वो पेंशन का 50% उसको प्राप्त होगा। ठीक है, मान लीजिए पेंशन 3,000 रुपए मिल रही थी, तो ये लाभार्थी को मिल रही थी। ठीक है, लाभार्थी को 3,000 रुपए मिल रही थी, पर लाभार्थी की मृत्यु के बाद, निधन के बाद, उसकी जो जीवन साथी है वो या उनके स्पाउस जो है, उनको 50% पेंशन दी जाएगी, मतलब 1500 दी जाएगी। ठीक है, तो ये फैमिली पेंशन का या पारिवारिक पेंशन की भी सुविधा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। कॉर्पस फंड ट्रांसफर, मतलब निधि का स्थानांतरण कैसे होगा, अगर दोनों ही सब्सक्राइबर या जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी लाभार्थी है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है और स्पाउस की भी मृत्यु हो जाती है, तो जो कॉर्पस है, जो इकट्ठी की गई हुई निधि है, वो क्या होती है, संपूर्ण राशि फंड के पास वापस चली जाती है। ठीक है, डोरमेंट अकाउंट को कब तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो निष्क्रिय खातों का पुनर्जीवन कब तक किया जा सकता है, तो इसको 1 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया है। अब पहले क्या होता था, पहले 1 वर्ष से ज्यादा अगर कोई भी खाता निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, तो उसको डेड मान लिया जाता था, डोरमेंट मान लिया जाता था। अब क्या है, अब अगर कोई भी खाता जो है वो 3 वर्ष तक निष्क्रिय है, 3 वर्ष तक डोरमेंट पड़ा हुआ है, तब उसको डेड माना जाएगा। तो ये क्या कर दिया गया है, 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। डोरमेंट अकाउंट का जो स्टेटस है, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच ही आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जो भी बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकते हैं, लाभार्थी हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हमने देखा, जो भी असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, रिक्शा पुलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डेली वेज लेबर, एग्रीकल्चर वर्कर, आर्टिजन सेक्टर। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्रों में कौन कार्यरत श्रमिक है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर हो गए, कचरा बिनने वाले हो गए, रिक्शा चालक हो गए, निर्माण श्रमिक हो गए, दिहाड़ी मजदूर, कृषि श्रमिक और कारीगर आदि जो है इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। कौन कौन अपात्र हैं इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के, कौन कौन एक्सक्लूड है इस क्राइटेरिया से, तो जो भी इंप्लॉइज हैं हु आर कवर्ड अंडर ईपीएफ, ईसीएसआईसी या एनपीएस के तहत जो भी आयकर दाता है, वो क्या है, वो एक्सक्लूडेड है, वो अपात्र घोषित किए जाते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। क्या आवश्यक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो वही आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, आईएफएससी नंबर, ये मोबाइल नंबर, केवाईसी वगैरह, ये सब। ठीक है, एग्जिट एंड विड्रॉल का क्या क्राइटेरिया है, बाहर निकलने और निकासी के क्या नियम है, तो अगर एग्जिट करते हैं 10 वर्ष से पहले
तो पूरा योगदान बचत खाते के साथ बैंक ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, ठीक है। फुल रिफंड मिल जाएगा विद सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर 10 वर्ष से पहले आपके में 4 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं तो 4 लाख पूरे मिल जाएंगे, और जितना भी उस पर इंटरेस्ट बना है, जितना भी ब्याज मिली है वो सब आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन आप एग्जिट करते हैं 10 साल के बाद, लेकिन 60 वर्ष से पहले, ठीक है। तब क्या होगा, स्वयं का योगदान प्लस ब्याज, ठीक है, स्वयं का योगदान प्लस ब्याज। फिर क्या है, डेथ बिफोर 60 ईयर्स और डिसेबिलिटी, तो आपको ये पता ही है, स्पाउस कैन कंटिन्यू और विड्रॉ कंट्रीब्यूशन विद स्ट्रेस। अगर क्या होता है, अगर 60 वर्ष के पहले मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो क्या होगा, जीवन साथी जो है, जो स्पाउस है, वो कंटिन्यू कर सकती हैं या विड्रॉ कर सकती है। तो जीवन साथी योजना जारी रख सकती हैं या ब्याज सहित राशि निकाला जा सकता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन मिस हो जाता है, कोई भी योगदान छूट जाता है, तो बकाया राशि दंड के साथ जमा की जा सकती है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज होंगे वो क्या हो सकते हैं, पेनाल्टीज के साथ पे किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने 55 रुपए में 55 रुपए वाली जो प्रोविजन है उसको अवेल किया, हर माह 55 रुपए दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, आपने दो राशि आपने मिस कर दी, ठीक है। 2 बार आपने जमा नहीं कर पाया 55 रुपए, तो आपको 110 रुपए तो जमा करना ही पड़ेगा 2 महीने का, प्लस कुछ दंड होगा, मान लीजिए 5 रुपए 6 रुपए कुछ दंड होगा, इसके साथ आप वापस से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई योगदान छूट जाता है तो बकाया राशि दंड के साथ जमा किया जा सकता है। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन मिस होता है तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज कैन बी पेड विद पेनल्टीज। चर्चा करेंगे रिपोर्ट की जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज, जिसको लॉन्च किया गया है 2025 में। तो ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2025 में लॉन्च किया गया है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या है, वित्तीय प्रदर्शन, बाजार स्थिति और ब्रांड धारणा के आधार पर दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों का रैंकिंग करना। मतलब क्या है, वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड्स को क्या करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन और ब्रांड परसेप्शन पे रैंक करना, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 25 का। रैंकिंग क्राइटेरिया क्या है, मानदंड क्या है, किन मानदंडों पे ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज जो है आईटी सेवा ब्रांडों को रैंक करता है, तो इसमें 3 रैंकिंग है, इसमें 3 क्राइटेरिया है, देख लीजिए। ब्रांड मूल्य मतलब ब्रांड वैल्यू, बाजार की शक्ति मतलब मार्केट स्ट्रेंथ कितनी है उस ब्रांड की, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर्टिकुलर आईटी सेवा सर्विसेज का, आईटी सर्विसेज ब्रांड्स का, आईटी सेवा ब्रांडों का, इसके आधार पे ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो टॉप 3 आईटी सर्विस देखे, शीर्ष 3 आईटी सेवा ब्रांड जो है, पहले नंबर पे है एक्सेंचर, दूसरे नंबर की है भारत की टीसीएस, और तीसरे नंबर पे भी है भारत की इन्फोसिस, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ब्रांड है जो कि शीर्ष पे है, शीर्ष 3 आईटी सेवा ब्रांड है, टॉप आईटी सर्विसेज ब्रांड है 2025 के, एक्सेंचर, सेकंड पे है टीसीएस और थर्ड पे है इन्फोसिस। शीर्ष 25 में, वैश्विक शीर्ष 25 में एक और भारत की कंपनी ने एंट्री की है जिसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है 2025 में पहली बार 24वें स्थान पे पहुंची है, 24वें स्थान पर पहुंची है। टॉप 25 की जो लिस्ट में, उसमें 24वें स्थान पर इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। वैसे तो बीच में कई हैं, 8th नंबर पे है, 12th नंबर पे है, पर आपको यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस ध्यान रखना है, और टॉप 25 में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड याद रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 20 से 27 मार्च 2025 तक। इसमें लगभग 1230 पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी, तो 1230 होगी। अप्रॉक्सीमेटली 1230 पैरा एथलीट्स विल पार्टिसिपेट इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। प्रमुख खिलाड़ी कौन होंगे, कौन कौन प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो जो भी टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, जो भी शीर्ष खिलाड़ी रहे हैं 2024 के पैरा ओलंपिक्स के और 2022 के एशियन पैरा गेम्स के, वही इसमें प्रतिभागी खिलाड़ी हो पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है प्रतिभागी खिलाड़ी कौन होंगे, तो जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं 2024 के पैरा ओलंपिक्स में और 2022 के एशियन पैरा गेम्स में, वो पार्टिसिपेट करेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो ये अनाउंसमेंट हुआ था यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा, ठीक है। प्रतियोगिताओं का खेल विधाएं, तो कौन कौन से खेल खेले जाएंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, कौन कौन से डिसिप्लिन इंक्लूड किए गए हैं, तो पैरा तीरंदाजी है या पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस, और ये पहले संस्करण में
सेरिब्रल पॉलिसी के लोग को भी इंक्लूड किया गया था। तो सेरिब्रल पॉलिसी एक तरीके की डिसेबिलिटी है जिसमें इंक्लूड किया गया था पहले एडिशन में, फुटबॉल फॉर सेरिब्रल पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से डिसिप्लिन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। मुख्य आयोजन स्थल कहाँ कहाँ है, मेन लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है दिल्ली में जहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को होस्ट किया जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स, पैरा आर्चरी और पैरा पावर लिफ्टिंग होस्ट किया जाएगा। फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस आयोजित किया जाएगा। और फिर लास्ट में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में पैरा शूटिंग होस्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों भी अलग अलग जगह, मतलब ये 3 अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पिछले संस्करण लास्ट एडिशन की बात करें तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इसमें 3 स्थानों पर 7 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स वाज हेल्ड इन दिसंबर 2023 इन न्यू दिल्ली एंड इट फीचर्ड कॉम्पिटिशंस अक्रॉस 7 डिसिप्लिन्स एट 3 वेन्यूज। ठीक है, तो 3 वेन्यू हमने देखे कौन कौन से थे और 7 डिसिप्लिन में ये फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किया गया था दिसंबर 2023 नई दिल्ली में। डीआरडीओ ने टेस्ट किया है इंडिजिनस लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो डीआरडीओ ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए स्वदेशी जीवन समर्थन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, स्वदेशी जीवन समर्थन प्रणाली क्या है? इंडिजिनस लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कौन कौन सी संस्थाएं इसमें परीक्षण में पार्टिसिपेट की थी? कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी थी? परीक्षण करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो पहली थी डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु अंडर डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला DEBEL बेंगलुरु डीआरडीओ के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, ये परीक्षण करने वाली संस्थाएं थी। उद्देश्य क्या था? तो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स ऑफ ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो हमने देखा कि हल्के लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। उसके लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम जो ऑक्सीजन जनरेट करेगा ताकि क्या हो सके, एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली को टेस्ट किया जा सके, का परीक्षण किया जा सके। उच्च ऊंचाई पर परीक्षण। ठीक है, तो ऊंचाई पर परीक्षण किया गया है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम का, जो कि क्या है, जो कि आधारित है एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली पर। ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम जो कि बेस्ड है इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे। कहाँ के लिए? LCA तेजस के लिए। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स में टेस्ट किए गए थे। चर्चा करते हैं डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसको डिजाइन किया गया था DEBEL द्वारा। अभी हमने देखा डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी द्वारा, रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला द्वारा ये डिजाइन किया गया है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। तो डिजाइन एंड टेस्टिंग में देखा हमने, इसको डिजाइन किया गया है रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसने डिजाइन किया है। इसका जो ट्रायल हुआ है उसका वैलिडेशन किसने किया है, परीक्षण का सत्यापन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है, प्रमाणित किया गया है सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन द्वारा, सैन्य वायु योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र द्वारा इसको सत्यापित किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कौन रहे हैं, निर्माणी भागीदार कौन रहे हैं, तो लार्सन एंड टूब्रो जो है अंडर डीआरडीओ के गाइडेंस में इन्होंने इंश्योर किया है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कंप्लायंस। ठीक है, तो डीआरडीओ के मार्गदर्शन में लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्माण तकनीकी विनिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी याद रखना है, ट्रायल वैलिडेशन याद रखना है, किसने परीक्षण का सत्यापन किया है, किसने डिजाइन और परीक्षण किया है, ये भी याद रखना है। स्वदेशी सामग्री की बात करें, इंडिजिनियस कंटेंट की बात करें, तो इसमें 90% जो है स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया है। रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है ये। तो 90% ऑफ इंडिजिनियस कंपोनेंट्स आर बीइंग यूज्ड व्हिच इज बूस्टिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डीआरडीओ की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है, फाउंडिंग है 1958 की। चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर जी कामत जो है यहाँ पे अभी डीआरडीओ के चेयरमैन है। स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ फाइनेंस मिनिस्टर ओम प्रकाश चौधरी ने प्रेजेंट किया है बजट, और बजट की जो थीम रही है गति रही है। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा किस स्टेट के
बजट की थीम रही है गति। तो आपको याद रखना है ये छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के बजट की जो थीम रही है वो रही है गति। गति का पूरा फुल फॉर्म क्या है? गुड गवर्नेंस, एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सुशासन, अवसंरचना में तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी विकास। ठीक है, तो गति किसकी बजट थीम रही है? तो छत्तीसगढ़ की थीम रही है। उत्तराखंड की जो कैबिनेट है इन्होंने मंजूरी दी है एकीकृत पेंशन योजना को और नई उत्पाद नीति को। तो याद रखना है यूनियन कैबिनेट ऑफ उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड न्यू एक्साइज पॉलिसी। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, नई एक्साइज पॉलिसी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहां पे लागू की जाएगी? तो उत्तराखंड में की जाएगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना शुरू की गई है। ध्यान रखना है कहां से? सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। रोपवे परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना शुरू की गई है। ये कार्यक्रम के तहत किस कार्यक्रम के तहत इसको स्वीकृति मिली है? तो इसको नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो ये रोपवे योजना है, ये किसके अंदर अप्रूवल मिला है इसको, किस स्कीम के अंतर्गत? तो पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको स्वीकृति मिली है, अप्रूवल मिला है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। ठीक है, स्वीकृति और लागत, अप्रूवल और फाइनेंसिंग कितनी हुई है? तो मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने द्वारा 4081 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ स्वीकृति दी है। तो दिस इज सैंक्शन बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विद एन एस्टिमेटेड 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है। आर्थिक मामलों की समिति ने 4000 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ इसको स्वीकृति दी है सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को। विकास मोड क्या रहेगा? कौन सा डेवलपिंग मॉडल रहेगा? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मोड में ये बनाया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत जो अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मोड को यूज किया जाएगा ऐसी परियोजना में जिसका नाम है सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना। ठीक है, पर्यावरणीय लाभ है, ऑब्वियसली यहाँ पे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, साथ ही साथ डिपेंडेंसी कम होगी पोनीज पे, पैलेंक्विन्स पे, हेलीकॉप्टर्स पे, लोअरिंग कार्बन फुटप्रिंट। तो घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर पर निर्भरता कम होगी जिससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा। ठीक, कार्बन उत्सर्जन घटेगा। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। बताइए पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ है? अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने विजिट भी की थी, कल के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग ने डिस्कस भी किया था। इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई याद रखिएगा 3583 मीटर, लगभग 11968 फीट। तो बाबा भोलेनाथ से अगर आपको मिलना है तो आपको इतनी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ेगा, 11000 फीट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, स्थान क्या है? तो रुद्रप्रयाग जिला। कहाँ पे है ये? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है 1 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स केदारनाथ। एलिवेशन है इनका 3583 मीटर्स, 11968 फीट। और ये कहाँ पे स्थित है? ये रुद्रप्रयाग जिले में आता है उत्तराखंड के। 5 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष। पहली बार यह ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार मनाया गया था 5 मार्च 2023 को, और जो इस बार हम लोग मना रहे हैं 2025 में, ये तीसरा संस्करण होगा, थर्ड ऑब्जर्वेंस होगा, थर्ड एडिशन होगा इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस का। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनता में निशस्त्रीकरण और अप्रसार के महत्व को जागरूक करना, विशेष रूप से युवाओं में। ठीक है, तो पब्लिक अवेयरनेस रेज करना फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसआर्मामेंट इश्यूज स्पेशली अमंग यूथ पीपल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशंस का निशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 से 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम 24 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर। तो यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 से 30 अक्टूबर हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। चर्चा करते हैं नासा नोकिया लूनर मोबाइल नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में। याद रखिए नासा और नोकिया के बीच चंद्र मोबाइल नेटवर्क परियोजना जारी की जाएगी। ठीक है, लॉन्च की गई है चंद्र मोबाइल नेटवर्क परियोजना, लूनर मोबाइल नेटवर्क प्रोजेक्ट। किसके किसके बीच? नासा और नोकिया के बीच। प्रमुख संगठन कौन है? तो प्रमुख संगठन हमने देखा राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वॉशिंगटन डीसी, और नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी है। मिशन का नाम क्या होगा? इंट्यूटिव मिशन
मिशन IM-2, ठीक है, इंट्यूटिव मिशन IM-2 मिशन का नाम होगा, जो कि लूनर मोबाइल नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश भेजा जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पहली बार नेटवर्क स्थापित करना, चंद्रमा पे पहली बार मोबाइल नेटवर्क स्थापित करना। मतलब क्या है? स्टैब्लिश फर्स्ट टाइम मोबाइल नेटवर्क ऑन मून, एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉट्स एंड मिशन कंट्रोल। ऐसा नहीं कि आपको मैसेज आ रहा है, आपको व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल के बीच कम्युनिकेट करने के लिए ये लूनर मोबाइल नेटवर्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही साथ इंप्रूव किया जाएगा डेटा ट्रांसमिशन फॉर लूनर रोवर्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन नियंत्रण के बीच संचार को सक्षम बनाना, चंद्रयान और अन्य उपग्रहों के लिए डेटा ट्रांसमिशन में सुधार करना जो है मुख्य उद्देश्य है नासा नोकिया चंद्र मोबाइल नेटवर्क परियोजना का। ये कार्यक्रम किस कार्यक्रम का हिस्सा है, किस प्रोग्राम का पार्ट है? नासा नोकिया लूनर मोबाइल नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पार्ट है, जिसके अंतर्गत 2027 तक मानव को चंद्रमा पर वापस भेजने की योजना बनाई जा रही है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम इज एमिंग टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून बाय 2027। कौन सी तकनीक होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? तो 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यूज किया जाएगा। लॉन्च वाहन कौन होगा? तो अथीना लैंडर होगा। अथीना लैंडर जो है लॉन्च वाहन होगा। लॉन्च का वाहन क्या होगा? अथीना लैंडर, विच इज पार्ट ऑफ IM-2 मिशन, इंट्यूटिव मशीन मिशन। प्रणाली का नाम क्या है? लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम, लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अवार्ड्स की चर्चा करें तो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 का सम्मान प्राप्त हुआ है लियू जियाकून को। चाइना से आते हैं लियू जियाकून। तो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है चीन के लियू जियाकून को। कब इसको अनाउंस किया गया था, घोषणा की गई थी? 4 मार्च 2025 को इसकी घोषणा की गई थी प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2025 की। और सम्मान समारोह स्थान कहाँ था, कहाँ पे ये सम्मान दिया गया है लियू जियाकून को? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में दिया जाएगा मई 2025 में। यहाँ पे अभी अनाउंस किया गया है, दिया कहाँ जाएगा? अबू धाबी में दिया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। लियू जियाकून जिनको प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ये 54वें प्रिट्जगर पुरस्कार विजेता बने हैं, ठीक है। तो लियू जियाकून बिकम्स 54th प्रिट्जगर प्राइज लॉरेट, ठीक है। और ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे चीनी वास्तुकार हैं, ठीक है, सेकेंड चाइनीज आर्किटेक्ट टू विन दिस अवार्ड। पहले चाइनी विजेता थे वांग शू 2012 में, जिन्होंने जीता था। वांग शू 2012 में इन्होंने जीता था प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज की चर्चा करें तो इसकी स्थापना वर्ष है 1979, स्टैब्लिश किया गया था 1979 में। इसके फाउंडर थे या संस्थापक थे J.A. प्रिट्जगर और सिंडी प्रिट्जगर। J.A. प्रिट्जगर और सिंडी प्रिट्जगर द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था 1979 में प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। इसको उपनाम दिया गया है वास्तुकला का नोबेल, ठीक है। इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है ये, ठीक है। तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, इसीलिए इसको वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। तो ये आर्किटेक्चर का हाईएस्ट ऑनर है, इसीलिए इसको निकनेम दिया गया है नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। 2025 में रिक्यून यामामोटो को दिया गया था ये, जो कि जापान से आते हैं। 2018 में इंडिया के बालकृष्ण विठल दास दोषी जी को ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में बालकृष्ण विठल दास दोषी जी को प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया था, जो कि इंडिया से आते हैं। पिछले साल जापान के रिकेन यामामोटो को ये सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हमारी पूरी चर्चा हो गई प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2025 की। अचंता शरद कमल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम टेबल टेनिस। तो आपको याद रखना है अचंता शरद कमल किस खेल से एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है टेबल टेनिस से। इन्होंने आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है। और इनका अंतिम टूर्नामेंट कौन सा होगा, तो WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई, जो कि मार्च 25 से 30 2025 के बीच में खेला जाएगा। तो याद रखना है आपको अचंता शरद कमल किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये टेबल टेनिस से संन्यास लिया है इन्होंने, टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है।